आज हम बात करेंगे फर्स्ट लेसन हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इन यूरोप। आप सभी स्टूडेंट्स 9th क्लास में भी एक टॉपिक पढ़कर आए हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी देखेंगे और जो 9th क्लास में हम पढ़कर आए हैं उससे आगे की स्टोरी स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज मैं आपको पहले एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। कहानी का नाम ही फ्रेंच रेवोल्यूशन है और उसका बैकग्राउंड आपको बताऊंगा। देखिए, नेशनलिज्म मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक ऐसी सोच जिसमें व्यक्ति अपने देश के निर्माण, देश के विकास के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये जो सोच है ये नेशनलिज्म है। और यूरोप में जो नेशनलिज्म डेवलप हुआ उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा। ये कहा जाए कि यदि यूरोप में नेशनलिज्म आया तो उस नेशनलिज्म का अगर फादर है तो वो फ्रांस है, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि फ्रांस से ही सब कुछ शुरुआत हुई। अब हमने बात करी है यहाँ पर रेवोल्यूशन की। रेवोल्यूशन का मीनिंग शाब्दिक होता है रैपिड चेंज, तेजी से परिवर्तन। वी नो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन तेजी से चेंज, तेजी से जब बदलाव होता है किसी भी क्षेत्र में हो, उसे हम क्रांति या रेवोल्यूशन बोलते हैं। अब फ्रांस में भी बड़ी तेजी से परिवर्तन हुए। वो परिवर्तन क्या थे, उन परिवर्तनों के होने के पीछे कारण क्या थे, इससे संबंधित स्टोरीज आज हम सुनेंगे। तो देखिए, कोई भी सोसाइटी होती है, उस सोसाइटी में सोसाइटी को वर्क के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया गया होता है। हर समाज में रहा है। मैं शुरुआत करता हूं अपने भारतीय समाज से। आप सभी जानते हैं कि इंडिया में वर्णा सिस्टम था। जो आज जातियां आप देखते हैं उनका जो ओरिजिन है, वो शुरुआत है वो वर्णा सिस्टम से है। और भारतीय सोसाइटी 4 भागों में बटी हुई थी। आप देखिएगा, सबसे ऊपर ब्राह्मण्स माने जाते थे, जिनका वर्क क्या था, शिक्षा देना, शिक्षा लेना और पूजा पाठ करना। दूसरे नंबर पर क्षत्रिय आते थे, शासन करना, शासन चलाना, देश की रक्षा करना, यानी डिफेंस की जिम्मेदारी इन पर होती थी। अधिकारी वर्ग होता था। तीसरे लेवल पर आते थे वैश्य। वैश्य कौन होते थे? ये वैश्य व्यापारी हुआ करते थे और व्यापार किया करते थे, साथ में खेती व्यापार भी करते थे और छोटे मोटे और उद्योग धंधे भी इनके होते थे। और चौथे कैटेगरी पर हमारे पास शूद्रास थे, जिनका कार्य सेवा करना था इन तीनों ग्रुपों की। तो इस प्रकार से भारतीय सोसाइटी 4 भागों में बटी हुई थी। अब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, फ्रांस की बात कर रहे हैं। आप 9th क्लास में पढ़कर आए हैं। फ्रांस की सोसाइटी भी बटी हुई थी। ध्यान होगा आपको। चलिए, ध्यान नहीं है तो अब देखते हैं कि फ्रांस की सोसाइटी कैसे बटी हुई थी। हमारे यहाँ पर 4 वर्ण थे और फ्रांस में सोसाइटी 3 भागों में बटी हुई थी। इसको बोला जाता था फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। अब ये एस्टेट थे क्या, किस एस्टेट में कौन से लोग आते थे, इसे देखते हैं हम। देखिए, फर्स्ट एस्टेट में क्लर्जी, जैसे हमारे यहाँ पर सबसे ऊपर ब्राह्मण थे, पुजारी, पूजा पाठ करने वाले लोग, ऐसे ही वहाँ पर भी सबसे ऊपर क्लर्जी थे। क्लर्जी, चर्च के पादरी, चर्च के अधिकारी, ये क्लर्जी थे कैथोलिक चर्च के। तो फर्स्ट एस्टेट में थे। और हमारे यहाँ पर सेकंड
जो कैटेगरी थी वो क्षत्रियज की थी, शासन करना उनका काम था। तो यहाँ पर भी दूसरी जो कैटेगरी थी वो नोबल की थी, नोबिलिटी की थी, और मुख्य जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते थे, अधिकारी वर्ग होते थे, उस नोबिलिटी क्लास से ही आते थे। और तीसरी जो कैटेगरी थी थर्ड एस्टेट, वो भी 3 भागों में बटी हुई थी वहाँ पर। पहला कैटेगरी उसमें बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, ये थर्ड एस्टेट में सबसे ऊपर हुआ करते थे। इन्हें मध्यम वर्ग के रूप में भी हम जानते हैं, मध्यम वर्ग भी इनको कहा जाता है। इनसे नीचे लेवल था पीजेंट्स का और आर्टिशियंस का, और सबसे नीचे कैटेगरी में स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबरर्स और सर्वेंट्स आते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो सोसाइटी थी फ्रांस की वो 3 भागों में डिवाइडेड है, और तीसरा जो भाग है थर्ड एस्टेट वो भी 3 भागों में डिवाइडेड है। अब आप जानते हैं जो थर्ड एस्टेट है उसमें भी जो चेंज करने का प्रयास किया, जो रेवोल्यूशन का प्रयास किया, वो मिडिल क्लास ने किया। यानी कि जो थर्ड एस्टेट के नीचे वाले 2 पार्ट हैं वो उनका यूज तो किया मिडिल क्लास वालों ने, लेकिन उनको अधिकार दिए नहीं दिए ये हम आगे फ्यूचर डिस्कशन में देखेंगे। लेकिन यदि कहा जाए फ्रांस में रेवोल्यूशन, तो उसमें मिडिल क्लास यानी थर्ड स्टेट का जो फर्स्ट पार्ट है उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब एक बार इन कैटेगरीज को देख लेते हैं। जो तीनों एस्टेट्स हैं इनको किसको क्या पावर थी, किस तरीके के वर्क थे इनके, वो भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट एस्टेट, मेड अप ऑफ क्लर्जी ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। फर्स्ट एस्टेट में केवल क्लर्जी लोग आते थे, और वो भी कौन से होते थे, रोमन कैथोलिक चर्च के। ये भी 3 भागों में थे। सबसे नीचे लेवल ऑफ प्रीस्ट, उससे ऊपर बिशप होता था, और बिशप को अपॉइंट करता था पोप। तो इस तरीके से ये सिस्टम चलता था। अच्छा, ये जो वर्ग था ये एनलाइटमेंट आइडियाज़ को पसंद नहीं करता था। अब एनलाइटमेंट आइडियाज कौन से थे, जो मॉडर्निटी आ रही थी, जैसे रिपब्लिकनिज्म, जैसे डेमोक्रेसी, जैसे राइट ऑफ सिटीजन्स, इन चीज़ों को ये पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे, आप जानते हैं कि ये चीज़ें इनके सत्ता के खिलाफ थी, इसलिए ये पसंद नहीं करते थे। और देखिएगा, टोटल पॉपुलेशन में फ्रांस में केवल 1% थे क्लर्जी फर्स्ट स्टेट के लोग, लेकिन वहाँ की 15% रिसोर्सेज को कंट्रोल करते थे ये लोग। और एक सुविधा और इन्हें मिली हुई थी, और वो क्या थी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इनको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, बल्कि इनको धार्मिक टैक्स लेने का अधिकार दे रखा था। ये 1/10 जो परसेंट था इनकम का लोगों की, वो टेथे, जो कि एक टैक्स था धार्मिक, उसके रूप में वसूल भी कर सकता था चर्च। इस प्रकार से जो फर्स्ट एस्टेट था बहुत ज़्यादा समृद्धशाली था। काम इनका भी वही था जो इंडिया में ब्राह्मणों का था। ये भी शिक्षा स्कूल खोल रखे थे इन्होंने, अपने मिशनरीज स्कूल, और बहुत तरीके से जनता को शोषित करते थे। ये लोग सिन लेटर्स के जरिए पैसा कमाते थे, ये टिकट ऑफ हेवन दिया करते थे। अब ये सिन लेटर्स क्या है और टिकट ऑफ हेवन क्या है वो थोड़ा समझ लीजिए। अंधविश्वास का दौर था। और आपने एक पिक्चर देखी होगी अमर अकबर एंथनी, जिन्होंने ना देखी हो तो डिस्कस कर लीजिएगा। और बहुत सारी पिक्चरों में दिखाया है कि क्रिश्चियनिटी में एक बहुत अच्छी परंपरा है। वो परंपरा क्या है कि जब आदमी कोई गलत कार्य कर देता है तो वो चर्च में जाकर जीसस की मूर्ति के सामने कन्फेस कर लेता है। वहाँ फादर उपस्थित होता है, जीसस की मूर्ति, वो कन्फेस कर लेता है कि हे फादर, मुझसे ये गलती हुई है और मेरी इस गलती को क्षमा करो, और मैं इसके लिए दंड भुगतने के लिए भी तैयार हूँ। ये परंपरा आपने देखा होगा, अमिताभ बच्चन ने दीवार पिक्चर में, दीवार नहीं सॉरी अमर अकबर एंथोनी में इस प्रकार का कन्फेशन किया था। अब यहाँ पर भी क्या था, लोग वह कन्फेस करने आते थे, और जब वो
फादर के सामने चर्च में कन्फेस करते थे तो फादर कहता था ठीक है बेटा कि तुम्हारा कन्फेशन हो गया और मैं आपको सिन लेटर दे देता हूँ जिस पर भगवान के साइन है, ये आपके सारे माफ़ों को जो पाप किए उनको माफ़ कर रहा है, लेकिन इसके बदले में एग्जाम्पल दे रहा हूँ 100 रुपये चर्च को दे दिए जाएं। तो इस तरीके से लोगों को से पैसा लिया करते थे। दूसरा मैंने बताया टिकट ऑफ हेवन, स्वर्ग जाने का रास्ता बताते थे, स्वर्ग जाने का टिकट बेचा करते थे। कुल मिलाकर पूरी तरीके से ये चर्च के लोगों को धार्मिक आधार पर ठगने का प्रयास करते थे और इसीलिए ये एनलाइटमेंट के आइडियाज का विरोध किया करते थे। अब देखते हैं हम सेकंड एस्टेट क्या था। सेकंड एस्टेट कॉन्सिस्ट ऑफ एरिस्टोक्रेट एंड नोबल्स। एरिस्टोक्रेट अधिकारी और नोबल्स इसमें आते थे। वहां पर ऐसा नहीं होता था कि जैसे आज परीक्षाएं होती हैं कि आप आईएएस बन सकते हैं, कोई आईपीएस बन सकता, नहीं। इस नोबल वाली क्लास से ही राजा चुना करता था अपने अधिकारियों को, और होता वही था कि बाप बाप का बेटा, इस तरीके से ही इसी में से चलते रहते थे। जो हाईएस्ट ऑफिसेस थे गवर्नमेंट के वो इन नोबल्स के पास ही थे, और ये भी लोग एनलाइटमेंट आइडियाज से डिसएग्री करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि अगर ये रिपब्लिकनिज्म को मान लेंगे, अगर ये डेमोक्रेसी को मान लेंगे तो क्या होगा, इनके अधिकार चले जाएंगे, इक्वलिटी आ जाएगी, और इक्वलिटी ये चाहते नहीं थे। और ये टोटल पॉपुलेशन का सेकंड स्टेट केवल 2% था, लेकिन इनके पास 20 से 25% रिसोर्सेज थे फ्रांस के, यानी कि केवल 3% फर्स्ट स्टेट का 1% और 2% हुए सेकंड स्टेट के। ये 3% लोग 35 से 40% रिसोर्सेज को अपने कब्जे में रखते थे, और इनकी इनकम बहुत ज़्यादा थी। दोनों को टैक्स नहीं देना पड़ता था, यानी टैक्स कुछ नहीं देना, बिल्कुल केवल और केवल कमाई करनी है। अब रह गए 97% लोग जो कि मिडिल क्लास वाले थे, लेबर क्लास से थे, पीजेंट्स थे। वो बेचारे सारा टैक्स दिया करते थे, उनके ऊपर 50% से भी ज़्यादा टैक्स लगा करता था। ये इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा। आप देखिएगा अनफेयर टैक्स सिस्टम। फर्स्ट एस्टेट खूब पैसा कमा रहा है, कोई टैक्स पे नहीं करना। सेकंड स्टेट बहुत ज़्यादा वेल्दी है, कोई टैक्स पे नहीं करना, और जो बेचारा गरीब है उसको लॉट ऑफ टैक्स देने। ये स्थिति थी उस समय वहाँ की सोसाइटी की। आज हम इंडिया की बात करें, आप देखिएगा जो इंडिया में गरीब लोग हैं एट प्रेजेंट, वो कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं देते। आप देख लीजिए, जो टैक्स लगाया है गवर्नमेंट ने वो हाई इनकम वाले लोगों पर लगाया हुआ है, कम इनकम वालों पर टैक्स नहीं है। रिक्शा चलाने वाला अगर दिन में 200 रुपये कमा रहा है तो उसे उस 200 रुपये में से कोई टैक्स नहीं देना, डायरेक्ट टैक्स कुछ नहीं देना। और जो 50 लाख कमा रहा है उसको देना है। इसका मतलब सरकार का काम क्या है एट प्रेजेंट? आप देखेंगे जिनके पास अधिक है उनसे टैक्स के रूप में ले लिया जाए, और जिनके पास में नहीं है उन टैक्सों को उनके कल्याण के लिए वो खर्च करे। लेकिन आप यूरोप में जो फ्रांस था उस समय का, वहाँ देखिए जस्ट अपोजिट है। जो मोटा पैसा कमाने वाले लोग हैं फर्स्ट एस्टेट के और सेकंड एस्टेट के, वो लोग तो कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं, और जो बेचारा गरीब आदमी है, जो बेचारा बिल्कुल मरने के कगार पर है, आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, उसे हैवी टैक्स देना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप सोच के देख सकते हैं पूरे सिस्टम के खिलाफ इस थर्ड एस्टेट में गुस्सा था। अब वहाँ का राजतंत्र चलता कैसे था? तो वहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की थी, और कुछ राजा ऐसे थे जो बहुत शक्तिशाली वहाँ पर हुए। हम देखते हैं, देखिएगा लुई 15th और लुई 16th, सॉरी लुई 15th एंड लुई 14th। एक तो कहता है आई एम द स्टेट, माई वर्ड इज लॉ, मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून हैं। और दूसरा कहता है मुझे जो सही लगता है वो मैं करता हूँ, बिल्कुल अपनी इच्छा अनुसार सारे के सारे चला करते थे। लुई 15 कहता है ये वाली बात। तो पूरी तरीके से आपने देखा लुई 14 और 15 को एब्सोल्यूट मोनार्क थे, और जो इनकी इच्छा होती थी
उस तरह से देश चलता था। हालांकि वहाँ पर एक पार्लियामेंट नहीं, मैं कहूँगा एस्टेट जनरल वहाँ पर हुआ करती थी, एक बॉडी थी जिसमें तीनों एस्टेट जो मैंने बताए उनके रिप्रेजेंटेटिव आते थे और राजा को सलाह दी जाती देते थे। लेकिन ये मैंने बताया लुई 14 और 15 इतने प्रभावशाली राजा थे, इतने शक्तिशाली राजा थे कि उन्होंने उस एस्टेट जनरल का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया था। और काफ़ी लंबे समय से 175 सालों से 175 ईयर्स से एस्टेट जनरल की जो वहाँ की पार्लियामेंट की तरह एक बॉडी थी उसकी कोई मीटिंग ही नहीं होने दी थी इन्होंने। तो इस प्रकार ये दोनों शक्तिशाली राजा थे। लेकिन हुआ क्या, 1774 में लुई 16 फ्रांस का किंग बना। वो इतना शक्तिशाली नहीं था, वो वीक रूलर था, कमज़ोर शासक था। और वो जो उसकी वाइफ थी मैरी एंटोनियस, वो ज़्यादा एक्सपर्ट थी, वो अपनी हैंडपैक्ड था। लुई 16 वाज हैंडपैक्ड। हैंडपैक्ड मीन्स जानते हैं, जो अपनी पत्नी के आदेशों के अनुसार कार्य करता हो। तो शासन तो चलता था वो पूरी तरीके से लुई 16 का, मैरी एंटोनियस चलाती थी। खैर बात करेंगे मैरी के ऊपर और लुई 16 के ऊपर बाद में। अब यहां देखिएगा कि बैकग्राउंड में एक पॉइंट मैं बता रहा हूं कि हुआ क्या, जब लुई 16 राजा बना उसके बाद अमेरिका में सिविल वार हो गया। भाई अमेरिका में सिविल वार हुआ, फ्रांस को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। और उस स्थिति में बहुत ज़्यादा खर्चे थे राजा के और रानी के, एक्स्ट्रा वेगेंट बहुत फिजूल खर्ची हो रही थी। खजाना बिल्कुल कंगाली के कागार पर था फ्रांस का। लेकिन इसने क्या किया, लुई 16 ने जनरल लफायत को अमेरिका भेज दिया। किसके लिए? अमेरिकन कॉलोनीज की मदद करने के लिए और ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई करने के लिए सेना लेकर भेज दिया फ्रांस की। आप जानते हैं कोई भी युद्ध होगा पैसा चाहिए, और पैसा आए कहाँ से? जो पैसा टैक्स देने की स्थिति में उनसे तो टैक्स लिया नहीं जा रहा है, और जो बेचारे भुखमरी के कागार पर हैं उनसे टैक्स लिया जा रहा है, वो भी बहुत हाई लिया जा रहा है। तो पहले से ही परेशान थे। अब जब इस युद्ध के लिए भेजा गया तो पैसे की जरूरत पड़ी और खजाना बिल्कुल खाली हो गया। तो आप देखेंगे 1781 में और 1786 से बैंकरप्सी इन फ्रांस, कंगाली का दौर आ गया, बिल्कुल खजाना खाली। अब जब खजाना खाली तो राजा परेशान हो गई। आपको मालूम है बिना अर्थ के सब कुछ व्यर्थ है, अर्थ तो पहले चाहिए। अब ऐसी स्थिति में राजा ने क्या करा, अपने जो मंत्री था, फाइनेंस मिनिस्टर था कैलोन, उससे कहा भाई क्या करा जाए। कैलोन बहुत बड़ा अर्थशास्त्री था, इकोनॉमिस्ट था। मान लीजिए आजकल के हमारे जैसे मनमोहन सिंह हैं और बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं, उन्हीं की तरह का वो अर्थशास्त्री था, फाइनेंस मिनिस्टर। रमला सीतारमण है इस समय हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे ऐसे ही कैलोन हुआ करता था। अब कैलोन ने क्या कहा, सोचा समझा और उसने राजा को एक सलाह दे दी कि आप एक काम कीजिए, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के ऊपर भी टैक्स लगा दीजिए, उससे इनकम बढ़ जाएगी हमारी। बहुत अच्छा सजेशन था उसका। लेकिन इस सजेशन को राजा ने डिस्कस किया स्पेशल काउंसिल से। स्पेशल काउंसिल एक छोटी सी बॉडी थी वहाँ की। उसमें कौन होते थे स्पेशल काउंसिल में? फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के लोग। जब राजा ने फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के लोगों से डिस्कस किया कि भाई मैं चाहता हूं कि आप लोगों के ऊपर ही टैक्स लगा दिया जाए, तो कोई चाहेगा अपने ऊपर टैक्स लग जाए? उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं। और उन्होंने कहा कि ये जो कैलोन है गलत सलाह दे रहा है। और स्पेशल काउंसिल ने लुई 16 के ऊपर प्रेशर बनाया और उस प्रेशर में आकर लुई 16 ने कैलोन को उसके पद से हटा दिया। जो सही सलाह दे रहा था वो पद से हटा दिया गया। ये आपने कहावत सुनी होगी, अंधेर नगरी चौपट राजा, वही वाली स्थिति थी। जो सुधारने की बात कर रहा था उसे हटा दिया। खैर देखते हैं आगे। 1787 में नया फाइनेंस मिनिस्टर वेरेन बना। वेरेन ने फिर से एडवाइस दी कि यूनिफॉर्म टैक्स पॉलिसी लगाई जाए, सभी के ऊपर टैक्स लगा दिया जाए। अब वहां पर एक तरीके कोर्ट होते थे जिसको हम बोलते थे पार्लियामेंट। पार्लियामेंट नहीं, पार्लियामेंट। स्पेलिंग यहां पर सही लिखी हुई है, फ्रेंच वर्ड है। ये जो पार्लियामेंट बॉडी थी इसमें भी फर्स्ट और सेकंड स्टेट के हुआ करते थे, एक तरीके से कोर्ट हुआ करते थे ये। वहां पर
फिर से बैरन की बात रखी गई राजा के द्वारा कि बैरन कह रहे हैं सप्पी पर लगा दिया जाए, यही एक तरीका है फाइनेंशियल क्राइसिस से उभारने का। तो क्योंकि वहाँ पे भी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग थे पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कैसे टैक्स लग जाएगा। बोले अगर राजा तुम्हें कोई टैक्स लगाना है तो ये वाली बात टैक्स की तुम्हें पास करनी पड़ेगी एस्टेट जनरल में। और एस्टेट जनरल वो जिसकी लास्ट मीटिंग 1614 में हुई थी, 175 सालों से मीटिंग ही नहीं हुई थी।